गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आईपी कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक ऐसा चैप्टर है यूपीएससी की सिलेबस में दोस्तों कि जिसके अंदर से अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे पॉलिटी राजनीति पढ़ने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए, तो दोस्तों राजनीति से एक चैप्टर है प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन सीधे सीधे प्रीलिम्स में आते हैं और मेंस इंटरव्यू में इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति के नाम पर ही दोस्तों भारत सरकार के सभी काम होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी बिल पास करेगी, जो भी एग्रीमेंट पास करेगी, जो भी समझौता करेगी अदर कंट्रीज से, या जो भी योजना लागू करेगी दोस्तों, उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। तो उसी के नाम से देश चलता है। चलाने वाली मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की होती है, लेकिन देश चलता है तो राष्ट्रपति के नाम से चलता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर को देखकर आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? पहले 2 मिनट इस पे चर्चा करेंगे अपन। यहाँ पे एक महिला राष्ट्रपति की पिक्चर मैं देख पा रहा हूँ, जैसा कि आपको भी दिखाई दे रही। इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये वुमेन एम्पावरमेंट साइन कर रहा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट को मैं सपोर्ट करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि महिलाएं ऊंचे पद पर जाएं, और मैं उस टाइम का वेट कर रहा हूँ जब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर कोई वुमेन होंगी। दोस्तों सबसे पहले जो महिला राष्ट्रपति थी वो 2012 में प्रतिभा पाटिल जी थी, तो उनको भी मैंने पढ़ा है। बड़ा अच्छा व्यक्तित्व था उनका राजनीति के अंदर। और एक प्रतिभा सिंह, प्रतिभा जैसा कि उनका नाम है, उनके नाम में ही प्रतिभा थी और उनके काम में भी प्रतिभा थी। दोस्तों ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो आइए राष्ट्रपति के पद पर अपन चर्चा करते हैं। भारत का राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है, फर्स्ट पीपल ऑफ इंडिया। पहला नागरिक किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को, ठीक है। और राष्ट्रपति एक स्टेटस सिंबल है, इसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं होता दोस्तों। ये सभी काम मंत्री परिषद की सलाह से करता है। तो ये तो कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों। अब अपन इतिहास, इसका राष्ट्रपति का इतिहास देखते हैं दोस्तों कि ये कब से ये पद बना है इंडिया के अंदर। दोस्तों आइए मेरे साथ, हिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 15 अगस्त 1947 को, यानी कि जब अपना देश आजाद हुआ, तो भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ है। आपको पता ही, अंग्रेजों से अपन ने आजादी प्राप्त की थी। और अंतरिम व्यवस्था, यानी कि उस टाइम की जो टेम्परेरी गवर्नमेंट थी, उसके अंदर एक राष्ट्रमंडल अधिराज बन गया दोस्तों। इस व्यवस्था के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत के राष्ट्र प्रमुख के रूप में स्थापित किया गया, यानी कि गवर्नर जनरल जो होता था उसी को राष्ट्रपति टाइप माना जाता था दोस्तों। लेकिन जब अपन आजाद हुए दोस्तों, गवर्नमेंट बनी अपने देश की, जब 1947 में अपन को अंग्रेजों से आजादी मिली, तो वहां से अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए जो अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक जाना पहचाना नाम है, आप लोग सभी लोग परिचित होंगे इन्हीं से। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया, यानी उसको बना लिया गया मसौदा। एक क्या ऐड करना, क्या नहीं ऐड नहीं करना, ये सब हो गया। और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि वही संविधान लागू होने की डेट क्या है? 26 जनवरी 1950 दोस्तों। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जनवरी में हर साल पूरे देश और दुनिया में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है कि भारत इस दिन गणतंत्र हो गया था, यानी अपने फैसले खुद बनाने के लिए इसने तैयार कर लिया था खुद को दोस्तों, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन से पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को आवाज दी थी दोस्तों 26 जनवरी 1930 को। ये जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में था। इनने, इनके फादर नेहरू रिपोर्ट जिनने पेश की थी, मोतीलाल नेहरू, उसको रिजेक्ट कर दिया था और इनने फिर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में दोस्तों, जो उनके फादर की रिपोर्ट थी, उसमें आधी स्वतंत्रता को एक्सेप्ट कर लिया गया था, इसलिए नेहरू जी ने फिर इसको एक्सेप्ट नहीं किया और फिर अंग्रेजों को पूरी तरीके से बाहर निकालने का एक संकल्प लिया।
जब संविधान लागू हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति पद को संभाला। दोस्तों अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसी समय गवर्नर जनरल और राजा का पद एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल और राजा का कोई काम नहीं रह गया। दोस्तों अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति को आखिर चुना कैसे जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है। कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहे तो उसका चुनाव कैसे होगा, उसकी योग्यता को क्या होगी। योग्यता तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, 35 वर्ष का हो और दोस्तों उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध न हुआ हो और वह भारत का नागरिक हो और दोस्तों पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, तो ये उसकी योग्यता है। ठीक है, ये जनरली सभी में होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं योग्यता में, ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संगमणि मत द्वारा होता है। यानी कि दोस्तों एक पेटी होती है, पेटी में सब लोग अपना अपना मत व्यक्त करके, यानी कि फर्स्ट नंबर सेकंड थर्ड नंबर करके पेटी में डाल देते हैं, उसी को बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए दोस्तों चुना जाता है। यानी कि अब इसमें वोट कौन कौन देगा दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं संसद के दोनों सदन कौन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा, और साथ ही दोस्तों विधानसभा यानी राज्यों में जो विधायक होते हैं दोस्तों वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इनको वोट देते हैं या इनके चुनाव में सदस्य के रूप में भाग लेते हैं। मत आवंटित करने का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है ताकि हर राज्य की जनसंख्या और राष्ट्रीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा मत डालने की संख्या के बीच एक अनुपात रहे। दोस्तों विधानसभाओं के सदस्यों और राष्ट्रीय सांसदों के बीच एक समानुपाती बनी रहे। अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो एक स्थापित प्रणाली है जिससे हारने वाले उम्मीदवारों को प्रतियोगिता से हटा दिया जाता है और उनको मिले मत अन्य उम्मीदवारों को तब तक हस्तांतरित होता है जब तक किसी एक को बहुमत नहीं मिलता। दोस्तों अगर 2 कैंडिडेट हाई चल रहे हैं और बाकी सब हार गए तो उनको जो वोट मिला है दोस्तों उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन दोनों के बीच में, और जिसके पहले से ही ज्यादा थे दोस्तों वो प्रेसिडेंट बन जाता है। इसकी योग्यता जैसा कि मैंने पहले बताया था, राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या होती हैं। भारत का कोई नागरिक, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो जिसकी उम्र 35 साल या अधिक हो, ठीक है, वह पद का उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए लेकिन जो एक एलिजिबिलिटी होती है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसमें वो होना चाहिए दोस्तों। और सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का क्या मतलब है दोस्तों, जिससे कि आप ये कह सकें कि ये लाभ का पद है, इससे कमाई होती है, ऐसा कोई पद उसके पास नहीं होना चाहिए। परंतु निम्नलिखित कुछ कार्य धारकों को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की अनुमति दी गई है। ठीक है दोस्तों, कार्य धारक का मतलब क्या है, अगर कोई पहले से ही किसी पोस्ट पर है तो ऐसी कौन सी पोस्ट है जिस पर रहकर भी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। वो कौन कौन से पद होते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं मेरे साथ। पहला पद कौन सा दोस्तों, खुद एक राष्ट्रपति का जो पद है, इसका क्या मतलब हुआ कि अब राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है। ये क्वेश्चन कोट हो सकता है दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए प्रीलिम्स में कि वर्तमान प्रधानमंत्री पुनः निर्वाचित होने के लिए योग्य होते हैं तो कंफ्यूज यहाँ पे बच्चे कर जाते हैं और ज्यादातर नहीं पढ़े हो तो दोस्तों गलत ही होता है, इसलिए वो पुनः निर्वाचित होने के लिए योग्य होते हैं दोस्तों। कितनी भी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है अगर उसे चुनाव में जीत मिल जाए तो। देखिए एक राष्ट्रपति, सेकंड क्या है, वर्तमान उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं दोस्तों, इसको जान लीजिए थोड़ा सा। इनका उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई काम नहीं होता है दोस्तों, ये बस राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। जो राज्यसभा में जो सभाएं होती हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है, भारत का उपराष्ट्रपति दोस्तों। इन्हें उपराष्ट्रपति होने के उसमें कोई फीस नहीं मिलती है, बल्कि जो अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा की दोस्तों, ये उनके कुलाधिपति के तौर पर इनको जो भी फैसिलिटी मिलती है उसकी मिलती है दोस्तों। बस इनका वही काम है, बाकी कोई काम नहीं है दोस्तों। किसी भी राज्य के राज्यपाल दोस्तों, अब राज्यपाल जिसका इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था दोस्तों, गवर्नर, स्टेट ऑफ गवर्नर दोस्तों,
वह भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों स्वतंत्र है। संघ या किसी राज्य का मंत्री, दोस्तों आप मंत्री भी जान लीजिए, अब मंत्री भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई मामला आता है, विवाद आता है दोस्तों, तो उसको अपना सुप्रीम कोर्ट पूरा करेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब कि अगर वो बीच में अगर उसको हटाना चाहें दोस्तों, तो राष्ट्रपति को अपन किस तरीके से हटा सकते हैं। अभी तक वैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध नहीं हुआ है किसी पर भी दोस्तों। आइए, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंध है। महाभियोग का मतलब है दोस्तों राष्ट्रपति को पद से पहले हटाने की प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। दोस्तों अगर हमें लग रहा कि राष्ट्रपति इस लायक नहीं है कि इस पद पर है, इसलिए उसको हटाया जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रपति मात्र महाभियोजित होता है, अन्य सभी पदाधिकारी पद से हटाए जाते हैं। बस इसी के लिए ये शब्द यूज किया जाता है, बाकी सबके लिए ये पद यूज नहीं किया जाता, ओनली राष्ट्रपति के लिए। दोस्तों महाभियोजन एक विधायी का संबंधी कार्रवाई है दोस्तों, जबकि पद से हटाना एक कार्यपालक संबंधित कार्रवाई है। महाभियोजन एक कड़ाई से पालित किया जाए। कड़ाई का मतलब क्या है, इस प्रक्रिया को, महाभियोग की प्रक्रिया को करने के लिए दोस्तों बहुमत चाहिए। बहुत सारे सांसदों का आपके लिए साथ चाहिए, जब आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों यह उल्लंघन एक राजनीतिक कृत्य है जिसका निर्धारण संसद करती है। दोस्तों अब ये क्या होगा, इसको हटाने तभी पद से हटेगा जब संसद में प्रस्तुत ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाए जिसे प्रस्तुत करते समय सदन के 2/4 सदस्यों का समर्थन मिले। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उसको 14 दिन पहले दोस्तों नोटिस दिया जाता है कि आपके लिए प्रक्रिया की जा रही कि आपको पद से हटाया जा रहा है। प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या 2/3 यानी कि ये बहुमत का एक आंकड़ा है दोस्तों। 2/3 एक आंकड़ा है, इतना उसको हटाने के लिए होना चाहिए। फिर दूसरे सदन में जाने पर इस प्रस्ताव की एक जांच समिति के द्वारा जांच होगी। इस समय राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वयं अथवा वकील के माध्यम से रख सकता है। अब क्या है दोस्तों, अगर राष्ट्रपति को सफाई देना है तो वो खुद सफाई दे सकता है, या तो फिर वकील के माध्यम से सफाई दिलवा सकता है। दूसरा सदन भी अगर 2/3 बहुमत से पारित करता है दोस्तों, तो अगर दोनों सदनों से बहुमत प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आप राष्ट्रपति की अपन न्यायिक शक्तियां समझते हैं। न्यायिक का मतलब क्या है दोस्तों, अब जो न्यायालय होती है जो फैसला सुनाती है, इसके बारे में अब राष्ट्रपति का क्या पावर होता है। आइए, जैसा कि आपने सुना होगा राष्ट्रपति किसी की मौत की सजा को भी माफ कर देता है। तो इस टाइप की जो पावर्स होते हैं वो जुडिशली पावर्स होते हैं एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 72 ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसके बारे में पढ़िएगा सर्च करके या आपकी बुक में। अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां देता है। अब इसी के तहत वह सब काम करता है। दोस्तों इसके अंदर क्या क्या कर सकता है, उन्मूलन, दंड का उन्मूलन का मतलब क्या है दोस्तों, आगे थोड़ा कम करना या प्रकृति चेंज करना। मौत है तो आपको क्या कर देगा दोस्तों, को उम्र कैद कर देगा फांसी की जगह। क्षमा का मतलब दोस्तों आप बरी हो चुके। आहरण, परिहरण, परिवर्तन कर सकता है दोस्तों, चेंज कर सकता है। क्षमादान का पावर क्या है राष्ट्रपति का, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। किसी व्यक्ति को मिली संपूर्ण सजा तथा दोष, संपूर्ण सजा जो भी सजा मिली है, जो भी उसके खिलाफ एक दोष सिद्ध हुआ है, उत्पन्न जो भी उसमें निर्योग्यताएं पाई गई हैं दोस्त, निर्योग्यताएं मतलब इसमें ये योग्यता नहीं, समाप्त कर देना तथा उसे समस्त स्थिति में रख देना। दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है कि जैसा कि व्यक्ति पहले था उस पर कोई चार्जेस नहीं था, कोई पुलिस केस नहीं था, क्षमा होने के बाद भी वह वैसे ही हो जाता है। अगर राष्ट्रपति उसको क्षमा कर दे उसको कोई सजा नहीं होती, ना ही उसके नाम का कोई केस बचता है। देखिए सेकंड क्या है, लघुकरण, शॉर्ट। अब वो क्या करेगा दोस्तों, उसकी जो पनिशमेंट हुई है दोस्तों वो उसको शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट कैसे करेगा, दंड की प्रकृति कठोर से हटाकर नर्म कर देना। उदाहरण के लिए सश्रम कारावास को सामान्य कारावास। सश्रम का मतलब क्या है दोस्तों, जब तक वो जेल में रहेगा दिन भर काम करेगा। दोस्तों ये क्या है, थोड़ी सी आपको टफ लग रही है ना, दिन भर काम करना और सजा में रहना। अब अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको कम कैसे करेगा, सामान्य कारावास,
है ना। सामान्य कारावास का मतलब क्या होगा दोस्तों, अब उससे काम नहीं कराया जाएगा, बस वो जेल के अंदर रहेगा, अब काम करने के लिए उसको नहीं बोला जाएगा दोस्तों। ये क्या हो गया, ये क्या है, सामान्य कारावास। ठीक है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं परिहार। परिहार से क्या मीनिंग है, दंड की अवधि घटा देना परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदली जाएगी। यानी कि दोस्तों अब मैं आपको एग्जांपल दूं, परिहार का मतलब क्या होगा, अगर उसको काम करते हुए जेल की सजा दी गई कि आप 2 साल तक काम करते हुए जेल सजा काटेंगे, पर डे जेल का काम करेंगे, अब इसको परिहार करना है, तो परिहार करने के लिए दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति क्या कहेगा परिहार में, इसको 2 साल की जगह 1 साल कर देगा दोस्तों। क्या कर देगा, 1 साल, 2 साल की जगह 1 साल कर देगा और सजा वही रहेगी, तो इसको परिहार कहेंगे दोस्तों। 1 साल करेगा लेकिन काम करते हुए सजा काटेगा, 2 साल की जगह 1 साल कर दिया, ये परिहार हो गया। अब विराम क्या होगा दोस्तों, आप इससे नॉलेज लगा सकते हैं, विराम का मतलब क्या होगा, आपको थोड़े दिन के लिए सजा से हटा देना, दंड में कमी ला देना या विशेष आधार पर छुट्टी दे देना। इससे ऐसा, जैसे कि कोई अगर वुमेन है, अगर वुमेन प्रेग्नेंट है और उसको उसी टाइम पे दोस्तों सजा मिल गई है, तो प्रेगनेंसी में तो सजा नहीं दे सकते ना दोस्तों। प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर महिला का बहुत ख्याल रखा जाता है और उसके लिए अच्छे आराम की जरूरत होती है। तो इस टाइम पे अगर सजा देंगे तो देश और विदेश में भी दोस्तों, और ऐसा कोई कानून नहीं है कि उसको उचित ठहरा दे। तो विराम का मतलब क्या हुआ, दंड में कमी ला देना या विशेष आधार पर मिलती है, जैसे गर्भवती महिला की सजा में कमी लाना, यानी कि अगर वह गर्भ से है और उसको डिलीवरी का टाइम आने वाला है दोस्तों, तो उसको छूट दे दी जाएगी, भले ही उसके बाद में फिर उसको सजा हो जाए। प्रतिलंबन का क्या मामला होगा दोस्तों, दंड प्रदान करने में विलंब करना, विशेषकर मृत्युदंड के मामले में। विलंब क्या है, अगर मान लीजिए दोस्तों ये नवंबर चल रहा है और किसी मुजरिम को दिसंबर में फांसी की सजा होना है, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको विलंब कर सकता है। विलंब क्यों करेगा, ताकि वो आगे उसका वकील इसको बचाने के लिए कुछ सबूत इकट्ठे कर सके या कुछ जुगाड़ कर सके। तो जुगाड़ का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, इसने क्या काम किया है वो सही है कि नहीं है उसकी जांच कर ले। तो इस तरीके से दंड प्रदान करने में विलंब। अब दिसंबर की जगह मान लो उसको मार्च कर दिया कि मार्च में फांसी होगी, तो ये प्रतिलंबन हो गया दोस्तों। तो राष्ट्रपति की क्षमाकारी शक्तियां पूर्णतः उसकी इच्छा पर निर्भर करती हैं दोस्तों। अब इस बात को समझ लीजिए, अगर राष्ट्रपति किसी को सजा से बचाना चाहे तो इसके लिए उसको प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद से सलाह नहीं लेना पड़ेगी। यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन कोट कर सकती है दोस्तों। आपके दिमाग में क्या है, मैंने जैसे कि सबसे पहले बताया, और राष्ट्रपति की जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी सबसे पहले यही होगा दोस्तों कि राष्ट्रपति के सभी काम प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद के सलाह से होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया कि जब वो किसी को क्षमा करना चाहे तो वो अपने आप कर सकता है, सेल्फ, उसको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे ठीक ठीक कहा गया है। तो ये चीज अपन भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, और अधिकतर जो फेमस टॉपिक रहता है उसी को याद रखते हैं, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाता है दोस्तों। इस बात को याद रखना, क्षमा करने के लिए उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। ओके, उन्हें एक अधिकार के रूप में मांग नहीं जा सकता। ये अधिकार नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिकार कह दे कि ये मेरा अधिकार, राष्ट्रपति मुझे माफ कर दे, नहीं, ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो माफ करना चाहता है कि नहीं चाहता है दोस्तों। आया आपको समझ में। अब आप राष्ट्रपति के वीटो पावर्स पढ़ेंगे। वीटो पावर्स क्या होता है दोस्तों, अब जो कानून बनते हैं इसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है। राष्ट्रपति को किसी भी विधि बनाने से रोकने की शक्ति वीटो कहलाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पूर्ण वीटो का मतलब क्या होगा, पूर्ण वीटो का मतलब है दोस्तों वह किसी बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा या अपने पास रखकर छोड़ देगा ताकि वो निरस्त हो जाए, ये होगा पूर्ण वीटो। अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं, देख इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको समझ आए। निर्धारित प्रक्रिया से पास बिल, निर्धारित मतलब जो भी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस से जब बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति अस्वीकृति घोषणा कर सकता है, घोषणा। किंतु यदि अनुच्छेद 368, अब आर्टिकल याद रखना 368 संविधान के अंतर्गत कोई बिल आए तो वह अपनी
अस्वीकृति नहीं दे सकता है दोस्तों, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन के लिए होता है दोस्तों। यद्यपि भारत में अब तक राष्ट्रपति ने इस वीटो का प्रयोग नहीं बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के नहीं किया है। माना जाता है कि वह ऐसा कर भी नहीं सकता। ब्रिटेन में परंपरा जिसका भारत में अनुसरण किया गया है दोस्तों। अब जो पूर्ण वीटो पावर है, पूर्ण वीटो पावर का उपयोग दोस्तों वह मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करेगा, अपने आप नहीं करे। निलंबनकारी क्या होगा? निलंबन में आप जैसा कि नाम से ही समझ सकते हैं, निलंबनकारी की मतलब संविधान संशोधन अथवा धन बिल के अतिरिक्त या तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो या तो वित्त विधेयक फाइनेंस बिल हो, इसके अलावा अगर कोई बिल आता है इन दोनों को छोड़कर, तो राष्ट्रपति को अगर ये बिल भेजा जाता है तो वह बिल संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। ये निलंबनकारी का मतलब होगा। अगर मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद ने एक बिल बनाया, राष्ट्रपति के पास भेजा, अगर इसको निलंबन करना है तो वह इसको रिटर्न कर देगा मंत्रिपरिषद को। किस लिए? कि इसको आप ठीक कीजिए, इसमें कुछ कमियां हैं, पुनर्विचार कीजिए इस पर दोस्तों। अगर वह धन विधेयक नहीं है और संविधान संशोधन विधेयक नहीं, क्योंकि धन विधेयक दोस्तों राष्ट्रपति से पहले ही परमिशन ले ली जाती है इसको पेश करने की, इसलिए वह इसको रिटर्न नहीं कर सकता है दोस्तों। और संविधान संशोधन तो आपने ऊपर पढ़ा ही है कि बिना मंत्रिपरिषद के वह नहीं कर सकता है। तो निलंबनकारी का मतलब पुनः भेजना, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और कुछ पढ़ते हैं। किंतु यदि संसद इसी बिल को पुनः पास करके भेज दे दोस्तों, इसका क्या मतलब होगा? अगर संसद कोई भी चेंज ना करे उस बिल में और तुरंत फिर रिटर्न कर दे, तो दोस्तों वह मजबूर हो जाता है फिर राष्ट्रपति उसको पास करने के लिए, फिर वह उसको डबल से वापस नहीं कर सकता है। अगर संसद ने फिर वापस कर दिया है वैसा का वैसा दोस्तों, या चेंज करके कर दिया नहीं, उसकी मांग को नहीं मांगा, तब भी वह रिटर्न गया तो उसको स्वीकृति देना ही पड़ती है दोस्तों। इस वीटो को वह अपना विवेकाधिकार से प्रयोग लेगा दोस्तों, सेल्फ, इसमें सलाह की जरूरत नहीं। इस वीटो का प्रयोग अभी तक संसद सदस्य को वेतन बिल भत्ते तथा पेंशन नियम संशोधन 1991, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसमें उनने किया है। तो जिससे कि एक वित्तीय बिल था दोस्तों। राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरमण ने इस वीटो का प्रयोग इस आधार पर किया कि यह बिल लोकसभा में बिना उनकी अनुमति के ले गया गया था। अब आपने ऊपर क्या पढ़ा कि वह इसको वीटो नहीं कर सकता फाइनेंस बिल को, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है कि उसने फाइनेंस बिल को वीटो कर दिया, वित्तीय बिल को। क्यों कर दिया ऐसा दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि अगर फाइनेंस बिल है दोस्तों तो राष्ट्रपति की परमिशन से ही वो लोकसभा में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या खिचड़ी पकी, राष्ट्रपति की बिना अनुमति के ही इसको पेश कर दिया गया। तो फिर राष्ट्रपति को गुस्सा आ गई दोस्तों, उसने कहा अरे ऐसा मुझसे अनुमति नहीं लोगे, चलो मैं भी बताता हूँ आपको। तो उसने फिर रोक दिया इसको, है ना। तो इस तरीके से इस वीटो को यूज किया राष्ट्रपति ने। पॉकेट वीटो दोस्तों, पॉकेट वीटो का मतलब क्या होगा? पॉकेट, आप जेम को पॉकेट बोलते हैं ना, इसको पॉकेट में रख लेना। संविधान राष्ट्रपति को स्वीकृति या अस्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं देता। अब पॉकेट का मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास समय सीमा का कोई भी दोस्तों लिमिट नहीं है कि वो 2 महीने में वापस करेगा, 3 महीने में, ऐसा कुछ लिखा हुआ है संविधान में, ऐसा नहीं है। वह चाहे तो उसको रखे रहे, उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। तो पॉकेट में डाल लिया उसने और भूल गया, यानी कि दोस्तों मेरे पास 2 रुपए हैं, मैंने उठा के जेब में डाल लिए, अब मैं रास्ते पे चलता जा रहा हूँ सीधा। अब कोई भी सामने से आके अदर व्यक्ति मुझसे ये नहीं कह सकता तुमने 2 रुपए जेब में डाले, उनको निकाली, हाथ में रखी। मैं उससे कहूंगा मेरा पैसा, तुझे क्या मतलब? तो राष्ट्रपति के लिए ये पावर है दोस्तों कि वह जैसे ही इसको पॉकेट में डालता है बिल को दोस्तों, फिर उसके पास कोई लिमिट्स नहीं है। गवर्नमेंट उसकी लिमिट लगा देगी 2 महीने में निकालो पॉकेट से और हमें वापस करो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ बिल की, आप पॉकेट में समझ लेना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो पॉकेट का मतलब क्या है? बिल को रख लेना, वापिस ना करना, ठीक है, या इस पर कोई भी निर्णय ना देना। राष्ट्रपति किसी बिल पर कोई निर्णय नहीं देता है, ठीक है, तो इसको पॉकेट बिल कहेंगे। लेकिन वह बिल धन या संविधान संशोधन विधेयक नहीं हो, यानी सामान्य बिल होने, तो माना जाएगा कि उसने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। यह भी उसकी विवेकाधिकार शक्ति यानी सेल्फ पावर के अंदर आता है। पेप्सू बिल, ये शॉर्ट है किसी बिल का नाम, 1956 तथा भारतीय डाक बिल 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस पॉकेट वीटो का यूज किया था, ठीक है।
राष्ट्रपति की संसद की शक्ति क्या होगी? राष्ट्रपति संसद का अंग है दोस्तों। तीसरी संसद किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति। पहले दो कौन सी हैं? राज्यसभा और लोकसभा। कोई भी बिल बिना उसकी स्वीकृति के, अगर किसी बिल को राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट नहीं किया दोस्तों, तो वह बिल अधिनियम नहीं बन सकता है, कानून नहीं बन सकता है। तो इसलिए राष्ट्रपति को भी संसद का एक हिस्सा बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां। कौन कौन सी ऐसी शक्तियां दोस्तों जिनसे भी वो अपने आप से दोस्तों फैसले ले सकता है? तो अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर मिलकर राज्य के मामले तथा भावी विधेयक आने वाले कानून के बारे में सूचना देता है। कौन सा आर्टिकल? 78। इस तरह अनुच्छेद 78 के तहत तो राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति का अधिकार रखता है दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन कोट कर सकता है यूपीएससी, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति को सूचना मिलती है? तो अनुच्छेद 78 ऐसा अनुच्छेद है दोस्तों जिसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने के लिए बोल सकता है। यह प्रधानमंत्री अनुच्छेद पर, इस अनुच्छेद पर प्रधानमंत्री पर एक संवैधानिक उत्तरदायित्व है, यानी संविधान ने उसको एक ड्यूटी दी है प्रधानमंत्री को। किसके तहत? अनुच्छेद 78 के तहत। क्या आप राष्ट्रपति को हर एक बात बताएंगे? मतलब चुगलखोरी करने का आदेश, प्रधानमंत्री को चुगलखोरी करने का क्या दिया गया है? आदेश। चुगलखोरी का मतलब है दोस्तों यहाँ पे वो वाली चुगलखोरी नहीं है, यहाँ पे है जो भी मंत्री परिषद का कार्य है उससे राष्ट्रपति को सूचित कराना दोस्तों। ठीक है, इसके माध्यम से वह मंत्री परिषद को विधेयक निर्णयों के परिणामों की चेतावनी दे सकता है। जब कोई दल लोकसभा में, दोस्तों ये सबसे पावरफुल पावर है राष्ट्रपति के पास। अगर मान लो लोकसभा चुनाव हुआ, किसी को भी दोस्तों बहुमत नहीं मिला, बहुमत का मतलब है इतनी ज्यादा वोट नहीं मिली कि वो प्रधानमंत्री उसकी पार्टी से कोई बने, तो ऐसे में वह जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा उनमें से भी उनको चुन सकता है, उनसे बोल सकता है। या तो कोई गठबंधन होगा, दो पार्टियां मिल गई, तो उनसे बोल सकता है कि दोस्तों आप आइए और सरकार बनाइए। जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा बहुमत नहीं पा सके तब वह अपने विवेक के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करें। ऐसा नहीं अब वो रास्ते चलते किसी दोस्त को उठा के प्रधानमंत्री बना दे दोस्तों, ये भी पावर नहीं है उसके पास। बस इतना पावर है, जो भी पार्टियां हैं दोस्तों उन पार्टियों में से अब वो ये देखेगा कि इसके अंदर भी किसको ज्यादा मिली है वोट, या दो लोग मिल गए हैं, दो पार्टियां, तो उनकी बहुमत उनको हासिल हो गया कि नहीं हुआ। तो अगर वो ऐसा देखता है कि पार्टियां मिल गई तो उनमें से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है दोस्तों। फिर क्या है? सेल्फ पावर, निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो भी कहते हैं, जिसके अपन ने जाना है दोस्तों। संसद के सदनों की बैठक बुलाना। अब दोस्तों संसद के सदस्य बैठक करते हैं, उसकी बैठक को बुलाना, ये इसका पावर है, सेल्फ पावर। अनुच्छेद 75 का सब क्लोज 3 मंत्री परिषद के सम्मिलित उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है। उत्तरदायित्व का मतलब क्या है दोस्तों? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। लोकसभा का मतलब क्या है? जनता। जनता के प्रति जो मंत्री परिषद है दोस्तों वो जिम्मेदार है। अगर कोई गड़बड़ होती है तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर जो भी गड़बड़ करी है दोस्तों और सबूत मिल गए, पकड़ा गए मंत्री परिषद, तो फिर उसको उत्तरदायित्व लेना पड़ता है कि ये हमारी मिस्टेक से ये सब गड़बड़ हुई। आए समझ में? राष्ट्रपति मंत्री परिषद को किसी निर्णय पर जो कि एक मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से लिया है था पर सम्मिलित रूप से विचार करने को कह सकता है। यानी कि एक मंत्री का कोई फैसला है लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इसको मीटिंग के रूप में बता सकता है, आप सब मिलकर इस पे सोचिए, बात कीजिए। लोकसभा का विघटन, यानी कि दोस्तों 5 साल में चुनाव होते हैं लोकसभा प्रधानमंत्री के लिए, तो पहली लोकसभा को विघटित करते हैं, फिर नई बनती है। तो ये भी सेल्फ पावर है राष्ट्रपति का, लेकिन ये मंत्री परिषद की सलाह से करता है दोस्तों। राष्ट्रपति के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, इसको समझते हैं। रामजस कपूर बाद, शेर सिंह बाद में निर्णय देते, यानी कि ये बात का मतलब क्या है? नाम लिखा है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने अर्जियां लगाई थी, उनके नाम से एक फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने भारत की जो संसदीय सरकार है उसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में निहित की है। 42 अनुच्छेद 44वीं और 42वीं संविधान संशोधन दोस्तों का पूर्व अनुच्छेद 74 का पाठ था।
एक मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी, जो कि राष्ट्रपति की सलाह से काम करेगी। दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन है 42nd, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन कोट करती है यूपीएससी। ठीक है, तो ये संविधान में एक राष्ट्रपति की स्थिति थी। दोस्तों, सबसे पहले अपन ये रिवाइज करते हैं कि अपन ने आज क्या क्या पढ़ा। संविधान के अंदर राष्ट्रपति की क्या कंडीशन है उसको पढ़ा दोस्तों। फिर अपन ने पढ़ा है दोस्तों कि राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां, सेल्फ पावर क्या क्या होती हैं दोस्तों। फिर उसके बाद अपन ने राष्ट्रपति के वीटो पावर्स देखे, शक्तियां क्या क्या हैं वीटो पावर्स, पूर्णता, निलंबन एंड पॉकेट। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है, तीनों टॉपिक्स। तो दोस्तों, फिर उसके बाद अपन ने क्या, लघुकरण, न्यायिक शक्तियां, इसके अंदर क्या क्या है दोस्तों। अगर राष्ट्रपति किसी को क्षमा करना चाहे न्यायिक शक्तियों के अंदर दोस्तों क्षमा कर सकता है। लघुकरण, जैसा कि मैंने पहले इन सब टॉपिक्स को आपको समझाया है। प्रतिलंबन, विराम, परिहार, ये सब इसकी जुडिशरीज पावर्स हैं। कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये अपन ने पढ़ा है। महाभियोग पढ़ा है, कैसे उसको हटाया जाता है दोस्तों। एंड दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव, किस तरीके से राष्ट्रपति के पद का चुनाव होता है और वह राष्ट्रपति घोषित होता है, ये अपन ने पढ़ा। और इसका हिस्ट्री पढ़ी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हिस्ट्री की, कैसे ये पद इंडिया में आया दोस्तों। अब आप देखेंगे प्रतिभा पाटिल जी भारत की 12वीं तथा इस पद को सुशोभित यानी कि बहुत ज्यादा चमकाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति थी, जो कि 25 जुलाई 2007 को इनने पद की शपथ ली और 2012 में फिर इनकी दोस्तों रिटायरमेंट हुआ। इनने पद से फिर इस्तीफा तो नहीं कहेंगे, इनका टाइम हो गया था दोस्तों, एक कार्यकाल पूरा किया, संपूर्ण किया। तो महिला, अब दूसरी महिला कौन बनी है राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15वीं राष्ट्रपति हैं। पहली कौन थी, 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी दोस्तों। इसलिए आप इस पिक्चर्स को देखकर क्या महसूस कर पा रहे हैं, तो इसको और इस पर निबंध लिखिए दोस्तों। मैं तो कहता हूँ अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो इस पिक्चर्स को देखकर वो एक वुमेन एम्पावरमेंट, एक महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक दोस्तों निबंध लिख सकता है। ऐसे लिख सकता है कि महिला का सशक्तिकरण होना क्यों जरूरी है देश के अंदर, क्योंकि महिला पूरे घर को संभालती, घर का जो भी मूल समस्या है उसको पता रहती है, और महिला के हाथ में डिसीजन मेकिंग होगी दोस्तों घर की, तो बहुत जल्दी अपना हाउस ग्रो कर जाएगा दोस्तों। इसीलिए महिला नेतृत्व और वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन लीडरशिप्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई वेटिंग दिस टाइम, कि जिस टाइम पे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कोई वुमेन होगी। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चैप्टर अगर आपने 30 मिनट इस वीडियो के दे दिए दोस्तों, और अगर आपने इसको अच्छे से सुना और नोट्स बनाए, तो आप किसी भी बुक को पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में तो पढ़ते से ही आपको जरूर समझ में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे इस वीडियो को देखकर, लेकिन दोस्तों आप बुक को समझने की कंडीशन में जरूर पहुंच जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आज की वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा।